मैं रामलीला मैदान हूँ। दिल्ली के हर बदलाव का साक्षी रहा हूँ। इस बार भी साक्षी रहा एक नई मुख्यमंत्री की शपथ का। मैं मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता ने 6 मंत्रियों के साथ शपथ ली। बहुत लोग आए, प्रधानमंत्री भी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी, दूसरे देशों के राजनयिक भी, सबने देखी शपथ। ये एक वापसी थी, 27 साल बाद होने वाली वापसी। लोग इसे दूसरे वनवास की समाप्ति बता रहे हैं। ऐसे भव्य आयोजनों का मैं पुराना गवाह रहा हूं। मैंने सरकारें बनती और गिरती देखी हैं, राजनीतिक दलों को बनता और बिखरता देखा है। कई सूरज मेरे सामने उगे और डूब गए। अब एक नया सूरज निकला है। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब मैं किसी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम देखने जा रहा हूँ। जैसा मैंने कहा, सरकारें मेरे सामने बनती और गिरती रही हैं। मेरे सामने आम लोग महानायक बन गए। मुझे कई पुरानी तारीखें याद हैं। एक तारीख थी 20 अगस्त 2011 की। तब एक शख्स का चेहरा एक नए भारत के सपने में बदल गया था। रालेगण सिद्धि से चले अन्ना हजारे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के प्रतीक बन गए थे और उनके पीछे सामाजिक बदलाव की कामना रखने वाले हजारों नौजवान थे। अन्ना दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन करके तब तक मशहूर हो चुके थे। उनकी भूख हड़ताल से सरकार का सिंहासन कांपता लग रहा था। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे युवा लोग इसी आंदोलन से निकले। तब लगता था नौजवानों का ये नया जत्था भारतीय समाज को बदलने आया है। वो एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का सपना लेकर आया है। रामलीला मैदान पहुंचने से पहले सरकार ने अन्ना को गिरफ्तार करने की कोशिश की। उन्हें तिहाड़ ले जाया गया, लेकिन जन प्रतिरोध इतना तीखा रहा कि सरकार ने आनन फानन में उन्हें छोड़ दिया। वो फिर मेरे पास थे, यानी रामलीला मैदान में। फिर से हवा में समाज को बदलने का जज्बा था। फिर से सादगी और सच्चाई की लड़ाई चल पड़ी थी। मुझे अन्ना हजारे के उन दिनों के कई भाषण याद हैं। तय करना है सही आजादी के लिए। हम जैसे देश में जो आंदोलनकारी है, सरकार तो यही चाहती कि ऐसे मर जाए ताकि हमारा फायदा हो जाए। इसलिए मैं उनको कहा, हम लोग मरना नहीं, लोगों को जगाने के लिए जो अभी अनशन चल रहा है, लोगों में जागृति आ गई, पूरे देश में लोग जाग गए। अभी जहां तक हम सहन करते हैं तब तक सहन करके अनशन को छोड़ना और फिर से एक तंदुरुस्त होकर ये लड़ाई के लिए खड़ा हो जाना। अन्ना की आंदोलन ने देश भर में कई जंतर मंतर बना दिए, कई रामलीला मैदान बना दिए। तब तक अन्ना के साथ कई तरह की विचारधाराओं के लोग आ चुके थे। कानूनी गलियारों से न्याय और संविधान की लड़ाई लड़ने वाले प्रशांत भूषण, समाजवादी धारा से निकले किशन पटनायक के समूह से आए योगेंद्र यादव, अपनी ईमानदारी और सख्ती के लिए मशहूर किरण बेदी उन चेहरों में थे जो अन्ना के आंदोलन को धार और भरोसा दे रहे थे।
इस महीने में एक दिशा भी कि जब तक यह साफ नहीं था कि जन लोकपाल बिल के अलावा यह आंदोलन चाहता क्या है। लेकिन इस दौर में इतिहास की शक्तियां कुछ और खेल खेल रही थी। अन्ना हजारे से जुड़े एक समूह को लगता था कि भारतीय लोकतंत्र में बिना राजनीति में आए कोई बदलाव संभव नहीं है। तो ये विचार विमर्श चलता रहा, मतभेद और टकराव तक हुए। इनकी भी दिलचस्प कहानी है। साल 2012 में फेसबुक पर एक सर्वे कराया गया। सवाल था, अन्ना आंदोलन से जुड़े साथियों को राजनीति में आना चाहिए या नहीं। ये सर्वे केजरीवाल से जुड़े इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने कराया था। ज्यादातर लोगों ने राजनीति में आने का समर्थन किया। अन्ना हजारे ने सर्वे को नकार दिया। उनकी दलील थी कि चुनाव के लिए बड़ा पैसा चाहिए जो सबको भ्रष्ट बनाएगा। 16 सितंबर 2012 को अन्ना और केजरीवाल ने माना कि दोनों में इसको लेकर मतभेद है। 2 अक्टूबर को केजरीवाल ने स्वतंत्र राजनीतिक दल बनाने की घोषणा की। 12 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी का गठन हुआ। उन दिनों केजरीवाल के तेवर अलग से हुआ करते थे। उन्होंने कई बड़े नेताओं पर संगीन आरोप लगाए। लेकिन तब तो लगता था कि टीम केजरीवाल भारत के भ्रष्ट नेताओं को जेल में डालकर और भ्रष्टाचार को दूर करके मानेगी। हमें तो पूरी उम्मीद थी कि सरकार मानेगी, लेकिन क्या हुआ? उसके बाद कई राज्यों के अंदर चुनाव हुए। सरकार एक के बाद, जो रूलिंग पार्टी है, यूपीए कांग्रेस है, एक के बाद एक राज्यों में हारती गई, लेकिन जन लोकपाल बिल कानून पास नहीं किया। हमने बहुत सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ये लोग वोटों में हार रहे हैं और फिर भी लोकपाल बिल पास नहीं कर रहे। तो हमें लगने लगा, हमें समझ में आया कि मंत्रिमंडल के अंदर ये 15 भ्रष्ट मंत्री बैठे हैं। अगर ये आज लोकपाल बिल पास कर दें तो कल इन लोगों को जेल हो जाएगी। इसलिए ये लोग लोकपाल बिल पास नहीं कर रहे। भारत माता की। मैंने देखा है आम आदमी पार्टी का उभार। मैंने देखी है अन्ना आंदोलन के दौरान यहाँ उमड़ी भीड़। मैंने देखा है किस तरह केजरीवाल और मनीष सिसोदिया उन दिनों गपशप में मानते थे कि उन्हें बड़े आंदोलनों को चलाना अभी सीखना है। लेकिन राजनीतिक दल बनते ही उनका अंदाज और उनके तेवर बदले और उनकी किस्मत भी बदली। एक और तारीख मुझे याद आती है, 28 दिसंबर 2013 की। इसी दिन महज साल भर पुरानी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। मैं तब भी शपथ ग्रहण समारोह का साक्षी बना था। दिल्ली का सबसे युवा मुख्यमंत्री शपथ ले रहा था। अरविंद केजरीवाल शपथ लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। और तब केजरीवाल ने कहा था, लोग न रिश्वत लें और न रिश्वत दें। दिल्ली के लोगों ने दिखा दिया कि ईमानदारी से भी राजनीति की जा सकती है, ईमानदारी से चुनाव लड़े जा सकते हैं और ईमानदारी से चुनाव जीते जा सकते हैं। अब हम सब लोगों को मिलकर दिल्ली को बदलना है। लेकिन आज हम एक कसम खा के जाएंगे यहाँ से, और वो कसम मैं खिलाऊंगा सब लोगों को। हम ये कसम खाएंगे कि हम जिंदगी में कभी रिश्वत नहीं लेंगे, रिश्वत नहीं देंगे और ना कभी रिश्वत दूंगा। और कोई रिश्वत मांगे, रिश्वत देने से मना मत करना, उसको पकड़वा देना रंगे हाथों। लेकिन उस पहली सरकार के साथ ही समझौतों की शुरुआत हो चुकी थी। तब 70 सदस्यों वाली दिल्ली विधानसभा में बीजेपी 31 सीटों सहित सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। आम आदमी पार्टी को बस 28 सीटें मिली थी, बहुमत से 8 सीट 2, जबकि कांग्रेस का लगभग सफाया हो गया था। वो 43 से घटकर 8 सीटों पर चली आई थी। आम आदमी पार्टी ने जिस कांग्रेस की जमकर आलोचना की, उसी के समर्थन से सरकार बना ली। लेकिन केजरीवाल की ये सरकार बस 49 दिन चल सकी। जन लोकपाल बिल न ला पाने में अपनी नाकामी के नाम पर केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। दरअसल ये आम आदमी पार्टी के नए उभार के लिए उठाया गया एक सटीक कदम साबित हुआ। 2015 में केजरीवाल अपने दम पर 3/4 से ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता में लौटे।
एक बार फिर मैं उनकी ताजपोशी का गवाह बना। वो तारीख थी 14 फरवरी 2015। केजरीवाल फिर शपथ ले रहे थे। मैं अरविंद केजरीवाल शपथ लेता हूं। और फिर वो भ्रष्टाचार से लड़ने की बात कर रहे थे कि अब अगर दिल्ली में आपसे कोई रिश्वत मांगे, मना मत करना। सेटिंग कर लेना। अपना फोन जेब में हाथ डालना, अपने मोबाइल फोन को रिकॉर्डिंग पे लगा लेना। जब वो पैसे मांग रहा है उसकी आवाज रिकॉर्ड कर लेना, मुझे लाके दे देना, हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये बदली हुई पार्टी के बदले हुए केजरीवाल थे। दिल्ली में 67 सीटें जीतकर पार्टी रिकॉर्ड बना चुकी थी। महज 2 साल पुरानी पार्टी के लिए ये बड़ी कामयाबी थी। लेकिन यहीं से मतभेद बढ़ने लगे। महीने भर के भीतर योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जैसे वरिष्ठ नेता पार्टी से निकाल दिए गए। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया गया। ये दौर फिर भी राजनीतिक तौर पर आपका सबसे सुनहरा दौर रहा। केंद्र और राज्यपाल से लड़ते झगड़ते, तमाम तरह के सही गलत फैसले करते केजरीवाल की पार्टी बड़ी होती गई। इसी दौर में आपने पंजाब भी जीत लिया। जिस पार्टी का 1 दशक भी पूरा नहीं हुआ था, वो 2-2 राज्यों में सरकार बना चुकी थी और दूसरे राज्यों में हाथ पांव मार रही थी। 2020 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 2015 का नतीजा लगभग दोहरा दिया। लेकिन 2020 के बाद पार्टी लगातार आरोपों से घिरती गई। भ्रष्टाचार के आरोपों में उसके नेता जेल जाते रहे। केजरीवाल और सिसोदिया तक सलाखों के पीछे नजर आए और आखिरकार 2025 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी बुरी तरह से हार गई। दरअसल इस हार के पीछे बीजेपी की रणनीति भी रही। बीजेपी ने आपके ही तौर तरीकों को पहचाना। जिस भ्रष्टाचार को केजरीवाल मुद्दा बना रहे थे, उसी को हथियार बनाकर उन पर पलटवार किया। फिर केजरीवाल की व्यक्तिवादी राजनीति का जवाब प्रधानमंत्री मोदी के करिश्मे से दिया। केजरीवाल की रेवड़ी राजनीति के जवाब में उनसे ज्यादा बड़े ऐलान किए और इसे प्रधानमंत्री की गारंटी से जोड़ा। जिन झुग्गी बस्तियों के भरोसे केजरीवाल की राजनीति चलती थी, वहां भी बीजेपी के नेता पहुंचे और उनको बदलाव का भरोसा दिलाया गया। प्रचार की मनोवैज्ञानिक राजनीति में भी बीजेपी आगे रही। बिल्कुल बूथ स्तर से लेकर सर्वोच्च स्तर तक की गई इस घेराबंदी ने दिल्ली में आपका किला तोड़ दिया। बीजेपी 48 सीटों के साथ अपने बूते बहुमत ले आई है। इस जीत का स्वाद उसके लिए बहुत गाढ़ा है, क्योंकि बहुत गाढ़े संघर्ष से ये जीत मिली है। ये 1961 का साल था। क्वीन एलिजाबेथ भारत आई थी और नेहरू ने उनका यहीं स्वागत किया था। तब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने उनकी बड़ी सख्त आलोचना की थी। कहा था, एक राजकुमार एक रानी के स्वागत में लगा है। 1962 में चीन युद्ध से हासिल मायूसी के बाद लता मंगेशकर ने मेरे ही सामने गाया था वो तराना जिसे सुनते हुए जवाहरलाल नेहरू की आंख नम हो गई थी। और 1965 में मेरे सामने ही लाल बहादुर शास्त्री ने दिया जय जवान जय किसान का नारा। मैं था और सुन रहा था अपनी सादगी के लिए प्रसिद्ध उस महापुरुष की भावुक वाणी। मैं आपसे कहूंगा कि 2 नारे आज लगें। 2 नारा अगर आप लगाएं तो वही असली नारा है आज देश की जरूरत के मुताबिक। एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। ये 2 नारे मैं समझता हूं कि आज हमारे देश के लिए जरूरी है। एक जय जवान और एक जय किसान, और फिर उसी से सारे देश का एक जय हिंद का नारा लगता है। तो मैं आपसे
ये 3 नारे आपके सामने कहता हूं, आपसे आशा करूंगा कि आप उसे दोहराएंगे। एक तो जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय किसान। और मेरे ही सामने जून 1975 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी को ललकारा था। उन्होंने कहा था वो इस्तीफा दें। इसके पहले वो साल भर से संपूर्ण क्रांति की भूमिका बना रहे थे। एक अन्य महत्वपूर्ण मांग शिक्षा संबंधी सुधारों के बारे में थी कि शिक्षा प्रणाली को इस तरह गठित किया जाए कि उसका सीधा संबंध देश की समस्याओं के साथ हो और शिक्षा प्राप्त आदमी देश की समस्याओं से बेहतर तरह से निपट सके। जून 1975 में ही लगी वो इमरजेंसी जिसके कई जख्म मेरे सीने पर भी बने। मेरे ही पास ऐतिहासिक तुर्कमान गेट को ढहाया गया और मैं देखता रहा। लेकिन 19 महीने लंबी चली उस रात के बाद लोकतंत्र का निकलता सूरज भी मेरे सामने से गुजरा। यहीं हुई थी वो बैठक जिसमें कई विपक्षी दलों को मिलाकर जनता पार्टी का गठन किया गया। 1977 के चुनावों से पहले यहीं बनी थी दूसरी आजादी की सूरत। बहन और भाइयों, देश में जो कुछ हुआ उसे केवल चुनाव नहीं कह सकते। एक शांतिपूर्ण क्रांति हुई है। लोक शक्ति की लहर ने लोकतंत्र की हत्या करने वालों को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया है। ये आजादी कैसे बिखर गई, इसका उदास करने वाला अफसाना आप सब जानते हैं। जब अन्ना का आंदोलन चला तब भी सबने जयप्रकाश नारायण को याद किया, संपूर्ण क्रांति को याद किया और तीसरी आजादी की बात की। लेकिन मैं जानता हूं कोई भी आजादी जड़ता से कायम नहीं रहती। उसके लिए लगातार सक्रिय रहना पड़ता है, लड़ते रहना पड़ता है। मेरे सामने राजनीति के नए सूरज निकले और डूब गए। मेरे सामने दूसरी और तीसरी आजादी के नारे लगे और इतिहास के अंधेरे में खो गए। मेरे सामने लोकतंत्र को खतरे में डालने की कोशिश हुई और उसके खिलाफ लड़ाई का भी मैं गवाह रहा। मेरे सामने नेता सूरज की तरह उभरे और सितारों की तरह डूब गए। मेरे सामने राजनीतिक दल बने और बिखर गए। ये ऐसी कहानी है जो कई कहानियों से बनी है। इसमें मायूसियां भी हैं और उम्मीदें भी। इनमें भरोसा है और भरोसे के टूटने की त्रासदी भी। इसमें लम्हों की खताएं हैं और बरसों की सजाएं भी। अब एक नई सरकार आ रही है तो मैं पुरानी चुनौतियों की याद दिला रहा हूं। बता रहा हूं कि अपने लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए जरूरी है कि हम अपनी सरकारों पर नजर रखें। राम मनोहर लोहिया ने कहा था, जब सड़कें सूनी होती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। सड़कें सूनी न हो, रामलीला मैदान का रंग बना रहे, देश के लोकतंत्र की ताकत जनता तौलती रहे, ये जरूरी है।